पहाड़ों पर स्थित गौनर ग्राम सभा में दीपक और अखिल नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही बचपन से एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, साथ खेलते और साथ ही मस्ती किया करते थे। अरे भाई, आज बिल्लू की गैंग से कबड्डी का मुकाबला है, तैयार रहना, हमें जीत कर आना है। हाँ भाई बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस कबड्डी के लिए। बिल्कुल भाई, कमर कस ले, इस बार बिल्लू गैंग वाले के छक्के छुड़ा देंगे हम। अखिल और दीपक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे। दोनों के ही माता पिता असंगठित मजदूर थे। किसी भी निर्माण के लिए मजदूरी का काम किया करते थे। खेल का मैदान सज चुका था। कबड्डी का मुकाबला शुरू होने वाला था। बिल्लू की टोली के लड़के मैदान पर तैनात थे। अखिल और दीपक भी उनसे मुकाबला करने के लिए कमर कस चुके थे। जा भाई दीपक, कम से कम बिल्लू गैंग के 3 खिलाड़ी को हाथ लगा कर आओ और मैदान से बाहर करो। बिल्कुल भाई, अभी आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। खेल के मैदान में बिल्लू की टोली के साथ ये शर्त लगी थी कि जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसको खेल के मैदान में खेलने के लिए पहली बारी मिलेगी। कबड्डी 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 कबड्डी। ये हम लोग जीत गए, बिल्लू गैंग हार गए मुकाबला। खेल के मैदान पर खेलने की पहली बारी मिलने की वजह से अखिल और दीपक बेहद खुश थे। बिल्लू की टोली भी अपनी हार स्वीकार करते हुए अखिल और दीपक को खेलने का पहला मौका देने के लिए तैयार हो गई। भाई, इस मंदिर के पीछे वाले तालाब के पास में तरबूज उगे हैं, चलो इसे लेकर आते हैं और अपने जीत का जश्न मनाते हैं। हाँ, पर वो तालाब तो भूतिया है, उस तरफ तो कोई नहीं जाता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ तरबूज हुआ है? एक दिन जब मैं गेंद खेल रहा था तो वो गेंद उन्हीं तरबूजों के पास जाकर छिप गई थी। तरबूज में कुछ भूतिया जादुई हो सकता है भाई। तुम्हें क्या लगता है, हमें जाना चाहिए? अरे चलो चलकर देखते हैं भाई। वो कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। ठीक है भाई, चलो चलकर देखते हैं। अखिल और दीपक खेल का मैदान फतेह करके पुराने मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बाबा जी मिले। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों अकेले बच्चे? पुराने मंदिर के तालाब के पास बाबा जी। तुम्हें मालूम है ना बच्चे, उस मंदिर और तालाब के बारे में? बाबा जी, हम तरबूज तोड़ने जा रहे थे, आपको भी खाना है तो कहिए, आपके लिए भी लेते आएंगे। नहीं बच्चों, तुम ही जाओ और तुम ही खाओ। कहीं अगर तुम्हें डर लगा तो गायत्री मंत्र पढ़ लेना, डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है बाबा जी, अब इजाजत दीजिए। शाम ढलने लगी थी। अखिल और दीपक पुराने मंदिर की तरफ पहुंच गए थे। वो तालाब के पास उगे हुए तरबूज तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। लोगों में ये बात जरूर फैली थी कि मंदिर के इर्द गिर्द जाने की मनाही है, पर लोगों की बातों से बेफिक्र दीपक और अखिल ने तरबूज को लेकर जाने का ठान लिया था। वो देखो, कितने सारे तरबूज हुए हैं, चलो लेकर आते हैं। हाँ भाई, कितने लजीज लग रहे हैं वो तो। देखकर आराम से तोड़ना, कहीं फिसल कर गिर मत जाना। ठीक है भाई, मैं ध्यान से जाऊंगा, अभी लाता हूँ तरबूज तोड़कर। तभी एक काले और विशाल सर्प को देखकर दीपक चीख उठा। अखिल, ध्यान से, तेरे पैरों के बगल से एक जहरीला सांप गुजर रहा है। तो इसमें चीखने की क्या बात है? चिंता मत करो भाई, जब तक हम इसे कुछ नहीं करेंगे तब तक ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दीपक बाबा के कहे अनुसार गायत्री मंत्र पढ़ने लगा था। जाहिर सी बात है कि उसको डर लगने लगा था। जल्दी जाओ भाई, जल्दी से कुछ तरबूज तोड़ो, फिर हम वापस चलते हैं। ये लो, ले आया, चलो अब मैदान की तरफ, वहीं इसे बैठकर खाएंगे। हाँ भाई, चलो जल्दी। बीच मैदान में ही बैठकर अखिल और दीपक वो तरबूज खाने के लिए तोड़ रहे थे। तभी दीपक ने कुछ ध्यान दिया। भाई ये देखो, इस तरबूज के बीज तो सुनहरे रंग की है। ये उस भूतिया तालाब का कोई जादू तो नहीं है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इस बीज को देखकर। भाई तू आम खाना, क्यों गुठलियां गिन रहा है? तरबूज खाओ और बीजों को किनारे करो। दीपक और अखिल ने तरबूज को खाकर उसके बीज को किनारे की तरफ मैदान में ही फेंक दिया।
मैदान में गिरते ही उन बीजों में से रोशनी निकलने लगी और रोशनी के साथ ही एक सुनहरा पौधा उगने लग गया। दीपक और अखिल के तरबूज खाते ही पल भर में उन सभी बीजों में से फूल उग गया, जो बिल्कुल ही सुनहरे रंग का था। भाई ये देखो, हमारे तरबूज के बीजों से फूल उग रहे हैं। ये तो जादू हो गया। अरे हाँ भाई, इस फूल में सोने की पत्तियां और कलियां लग रही हैं। ना जाने ये कौन सी माया है। जल्दी से इस तरबूज और इसके सारे बीज समेट लो भाई। मुझे लग रहा है ये जादुई तरबूज है। इसके सुनहरे बीज में ही जादू है। हम दोनों के परिवार की गरीबी इस पौधे से दूर हो सकती है। हाँ भाई, ठीक कहा तुमने। जल्दी चलो यहाँ से। इस पुराने भूतिया तालाब की तरफ कोई नहीं जाता। ये राज हम राज ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तरबूज तोड़ कर लाएंगे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, यही करेंगे हम। अखिल और दीपक उन सभी जादुई तरबूज के बीजों को अपने अपने घरों में लगा लिए। उसके बाद से उन बीजों से उगने वाली सुनहरी फूल और पत्तियों ने अखिल और दीपक के परिवार की सारी गरीबी को दूर कर दी। अब वे एक धनी और संपन्न परिवार हो गए थे। विमला अपने पति रमेश के साथ कूड़ा उठाने का काम करती है। विमला अपने साथ अपने 2 साल के बच्चे को भी अपने पीठ पर बांधकर काम करती है। दोनों बड़ी मेहनत करके 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाते हैं। दोनों बहुत ही नेक और दयालु होते हैं। एक दिन खाना खा के रमेश अपनी पत्नी विमला से कहता है, विमला, मेरा सपना है कि मेरा बेटा अजय एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, पर हमारी ये गरीबी, इसमें हम इसे कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बड़ा आदमी बनाएंगे। अपने पति की बात सुनकर आप ये सब मत सोचिए। भगवान है ना ये सब सोचने के लिए। हमें बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दोनों खाना पीना खाकर अपनी टूटी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन अपने अपने कूड़ा बिनने का काम करने लगते हैं। तभी रमेश को खून की उल्टी होती है। ये देखकर, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? उसको रोता देखकर कुछ लोग वहाँ आते हैं और रमेश को एक अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर विमला को बताते हैं कि रमेश को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है और ऑपरेशन कराना होगा। ये सुनकर विमला पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो रोते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? इनके इलाज के लिए अब तो कुछ चमत्कार ही कर सकता है तू। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा बेटे का क्या होगा? इसके बाद डॉक्टर दवाई देके रमेश को घर जाने को कह देते हैं। विमला रमेश को अपनी टूटी झोपड़ी में ले आती है। वो चावल दाल बनाकर रमेश को दे देती है और अपने बच्चे को भी खिला देती है। जब वो खुद खाने जा रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उनके घर के बाहर आती है और खाना मांगती है। आवाज सुनकर विमला बाहर आकर अपने हिस्से का खाना उसे दे देती है। खाना देखकर, बेटी, भगवान तेरी सारी इच्छा पूरी करे। खाना खा के बूढ़ी औरत वहीं बैठकर चावल के दाने से एक घर बनाने लगती है। विमला जब भी औरत को पानी देने आती है तो चावल के घर को देखकर बोलती है, माँ जी, ये चावल का घर कितना सुंदर और अनोखा है। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत को पानी देती है। पानी पीकर, बेटी, तूने इस बूढ़ी औरत की बिना किसी स्वार्थ के भूख और प्यास बुझाई है, इसलिए तू इस चावल के घर को मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। आज के बाद से तेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। विमला बूढ़ी औरत को मना नहीं कर पाती है और उस चावल के घर को अपने झोपड़ी में ले जाती है। अगले दिन सुबह जब रमेश उठता है तो सामने चावल के घर को देखकर, विमल, ये चावल का घर कहाँ से आया? विमला सारी बातें रमेश को बताती है। उसके बाद विमला उस जादुई घर को हाथ में लेती है और कहती है, जाते समय माई ने कहा था कि अब हमारी सारी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको पता है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। विमला की बात सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, काश ऐसा हो पाता। मैं जानता हूँ मैं सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, क्योंकि इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखना, सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे ले आऊंगी। उसके ये कहते ही सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इतने में रमेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, बिमला, मुझे एकदम ठीक लग रहा है। कोई कमजोरी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था।
ये सुनकर विमला हैरान हो जाती है और कहती है, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादुई जैसा लग रहा है। कहीं ये चावल का घर जादुई घर तो नहीं है? तुमने उस चावल के घर को हाथ में लेके जो भी कहा वो सच हो गया। रमेश की बात सुनकर ये कैसे हो सकता है, ऐसा कहकर वो उस चावल के घर को अपने हाथ से नीचे रखती है और कुछ मांगती है, पर इस बार उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वो उस चावल के घर को दोबारा अपने हाथ में लेके अपनी झोंपड़ी की जगह एक घर मांगती है और कुछ ही देर में उसकी झोंपड़ी की जगह एक बड़ा घर आ जाता है। ये देखकर ये तो सच में जादुई चावल का घर है। उसके बाद विमला खुशी खुशी डॉक्टर के पास रमेश का टेस्ट कराने जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो एकदम ठीक है। दोनों ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने काम पर जाते हैं और मालिक, मेरा हिसाब कर दीजिए, अब मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर, क्या कोई नया काम ढूंढ लिया है तुमने? है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, अब बस मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर, ऐसा क्या हो गया है जो अब तुम्हें काम की कोई जरूरत नहीं है? क्या कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? विमला कुछ नहीं कहती है और अपना हिसाब लेके वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब विमला और रमेश को किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जी रहे होते हैं। रमेश ने भी अपना व्यापार शुरू कर लिया होता है। एक दिन रमेश और विमला का मालिक उन दोनों को एक बड़ी सी कार में देखता है। उन्हें देखकर, अरे ये तो बिमला और रमेश हैं। ये दोनों इस बड़ी सी कार में क्या कर रहे हैं? ऐसा कहकर वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों इस कार में क्या कर रहे हो? अपने मालिक की बात सुनकर, मालिक, ये कार हमारी ही है। विमला की बात सुनकर मालिक को बड़ी हैरानी होती है और वो कहते हैं, क्या क्या कोई लॉटरी निकल गई है तुम्हारी जो इतनी जल्दी इतने अमीर हो गए? मालिक, ऐसा ही समझ लीजिए। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पर उनका मालिक वही खड़ा होकर अपने आप से कहता है, हाँ जरूर कोई बात है, वरना ये दोनों इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? इन दोनों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी और अब अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? ऐसा सोचकर वो रमेश के घर की तरफ जाता है तो सामने देखता है कि टूटी झोपड़ी की जगह एक बहुत सा बड़ा घर है। घर के बाहर 2-2 बड़ी गाड़ियां हैं। ये सब देखकर, इतना बड़ा घर, 2 गाड़ियाँ, मेरा शक एकदम ठीक है, जरूर कोई बात है। मालिक चोरी से रमेश के घर में घुसता है। उस समय विमला जादुई चावल के घर को हाथ में लेके उससे कुछ पैसे मांग रही होती है। मनोज ये सब देख लेता है। उसके बाद, सुनिए, ये पैसे आप अपने पास रख लीजिए और गांव के बाहर जो अनाथालय है वहाँ कल ये पैसे दे आना। इन पैसों से उन सभी लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है बिमला, चलो अब सोने चलते हैं। दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इतने में मनोज उस जादुई चावल के घर को चुरा कर जाने लगता है। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखने की कोशिश करता है, उसे जोर से करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए पीछे गिर जाता है। आवाज सुनकर रमेश और विमला दोनों बाहर आते हैं और सामने अपने मालिक को देखकर, मालिक, आप और यहाँ वो भी इतनी रात में क्या कर रहे हैं? मालिक, आपने ये जादुई चावल के घर को अपने हाथ में क्यों लिया हुआ था? दोनों की बात सुनकर, मैं इसे चुराकर अपने घर ले जाना चाह रहा था, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरे मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैं इसे चुराने आ गया। मालिक की बात सुनकर, मालिक, भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, आपको इससे चुराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मालिक, हम इससे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, आप हमें इसे वापस दे दें। दोनों की बातें सुनकर मनोज दोनों से माफी मांगता है और वो जादुई चावल के घर को उन्हें वापस लौटाकर अपने घर लौट जाता है। जादुई चावल के घर को वापस अपने पास देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों इसी तरह दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन जीत रहे थे। नैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। किसी तरह से नैना को पढ़ा रहे थे। उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप के पैसे मिले तो उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, मुझे बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसे ना देकर एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। मैं आपके लिए भी कुछ कपड़े बना दूंगी। वो खुश हो गई और उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सरकार ने ये फंड बनाया है।
दूसरे दिन इतवार था। दोपहर को ही नैना के घर सिलाई मशीन पहुंच गई। नैना ने मशीन खोलकर देखा। उसने अपनी सहेली प्रभा की मशीन पर पहले भी सिलाई की थी, इसलिए उसे पूरी जानकारी थी। उसने सबसे पहले अपनी मशीन के लिए एक कवर सिलाया और मशीन ढककर रख दिया। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेली मधु और सभी लड़कियों से कह दिया, तुम लोग अपने कपड़े अब मुझसे ही सिलवाने के लिए आना। वह घर आई तो सिलाई मशीन लेकर बैठ गई। उसने अपनी माँ की गुलाबी पुरानी साड़ी से अपने लिए एक गाउन सिला। उसे पहनकर देख रही थी कि तभी आकाश काले मेघों से भर गया और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। घर में माँ भी नहीं थी। तभी उसे लगा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने तुरंत अपने कपड़े बदलकर दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत बूढ़ी औरत भीगी हुई उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, कौन है आप और क्या चाहिए? उसने कहा, मैंने तुम्हारे घर से रोशनी आते देखा तो इधर चली आई। मुझे बहुत ठंड लग रही है। नैना उसको अंदर ले आई। उसने कहा, मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं जो मैं आपको बदलने के लिए दे दूं। अभी अभी मैंने माँ की साड़ी से नया गाउन सिला है। उसने कहा, कुछ भी दे दो, जब तक मेरे कपड़े सूख नहीं जाएं, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। नैना ने उसे गुलाबी गाउन दे दिया। वह गुलाबी गाउन पहनकर बहुत खुश हो गई और बोली, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो बेटी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए चाय लाई हूँ, ये लीजिए, चाय पीजिए। तब तक आपके कपड़े मैं प्रेस करके सुखा देती हूँ, आप आराम कीजिए। कपड़े सूख गए और वो पहनकर चली गई। उसके जाने के बाद ही उसकी कुछ सहेलियां अपने कपड़े लेकर सिलवाने आ गईं। उन्होंने जैसे ही वो गुलाबी गाउन देखा, सब हैरान हो गईं। मधु बोली, इतना सुंदर गाउन, इसे तूने सिला है? हैरान तो नैना भी थी, क्योंकि वह गाउन उस बूढ़ी औरत के पहनने के बाद बेहद खूबसूरत बन गया था। उसने कहा, हाँ, मैंने सिला है। तीनों सहेलियों ने अपने कपड़े उसे सिलने के लिए दे दिए और चली गईं। नैना जब कपड़ों की कटाई करके सिलने बैठी तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वह जैसे ही कपड़ा सिलने के लिए मशीन पर लगाती, पलक झपकते ही कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता। उसमें सुंदर सुंदर बटन, लेस, फ्रिल सब कुछ लग जाता। उसकी माँ आई तो बोली, अरे नैना, तब से सिलाई ही कर रही है, पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नैना बोली, माँ ये देखो, मैंने कितने सारे कपड़े सिल दिए। माँ ने कहा, वाह, इतनी जल्दी तुमने सारे कपड़े कैसे सिल लिए? और इतनी सुंदर लेस, बटन, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? नैना ने माँ को बुढ़िया के आने की पूरी बात बताई। उसने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने हमारा घर ही क्यों चुना। उसके जाते ही ये मशीन जादुई हो गई। माँ बोली, अब तो सारे लोग कपड़े यहीं सिलवाने आएंगे। दूसरे दिन जब वह स्कूल गई तो अपनी सहेलियों को उनके कपड़े दिखाए। सबने देखा और बोले, नैना, तेरे हाथों में इतना हुनर है, तूने पहले कभी नहीं बताया। शाम को हम तेरे घर आकर पैसे दे जाएंगे। नैना ने उन पैसों से एक रेशमी कपड़ा खरीदा और अपनी प्रिंसिपल के लिए एक गाउन काट कर रखा ही था कि वह भी बन गया। उसकी प्रिंसिपल ने जैसे ही गाउन देखा बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, नैना, अब से पूरे स्कूल के यूनिफॉर्म की सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दिलवा दूंगी। नैना ने आकर माँ को बताया। माँ बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिनों में उसे स्कूल के यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो स्कूल से आकर सारे दिन पढ़ाई करती और रात में कपड़े काट कर रख देती। सुबह तक कपड़े तैयार हो जाते। 2 साल में उनके पास बहुत पैसे हो गए। नैना के पिता ने एक घर खरीदा। यह बात उनके मोहल्ले में रहने वाले टेलर मास्टर बब्बन को किसी तरह हजम नहीं हो रही थी। एक तो मशीन से होने वाली उनकी इतनी अच्छी आमदनी और दूसरे नया घर। और यह बात तो सभी जानते थे कि जब से नैना को स्कूल से मशीन मिली है,
उनके घर के हालात बहुत सुधर गए हैं। बब्बन के यहाँ के सारे ग्राहक नैना से ही कपड़े सिलवाने लगे थे। उसके पिता नए घर में सामान ले जाने के लिए एक ठेला ला रहे थे। ठेले पर सारा सामान जा चुका था, सिर्फ मशीन और थोड़ा सा सामान बचा था। नैना पहले ही नए घर में पहुंचकर सामान रखवा रही थी। बब्बन अपनी मोटरसाइकिल लेकर उनके घर के सामने खड़ा था। उसने कहा, अरे भाई लाओ, थोड़ा सामान मैं पहुंचा देता हूँ। यह कहकर मशीन अपनी मोटरसाइकिल पर रख लिया और लेकर अपने घर चला गया। नैना के घर अपनी मशीन रख दिया। सारा सामान लग गया था। नैना और उसका परिवार बहुत खुश था। सब थक गए थे। रात में जल्दी सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही बब्बन अपनी मोटरसाइकिल पर मशीन लेकर आ गया और बोला, भाई मुझे माफ करना, मैं लालच में आ गया था। मैंने अपनी मशीन आपके यहाँ रख दिया था, लेकिन यह मशीन कल से ही बहुत नुकसान कर चुकी। मेरी पत्नी इससे सिलाई करने गई तो उसका सिर इसमें टकरा गया और उसको 4 टांके लगवाने पड़े। मेरा बेटा इसके ऊपर गिर पड़ा, उसका दांत टूट गया। मुझे भी सुबह से चक्कर आ रहे हैं। मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, चक्कर आने बंद हो गए। नैना ने अपनी मशीन ले ली और अपना काम करने चली गई। उन सब को इस बात का एहसास हो गया कि उस दिन उस बूढ़ी औरत की सेवा और देखभाल के कारण ही ये मशीन जादुई हुई है। वो जरूर कोई देवदूत रही होगी। इस मशीन का फायदा दूसरा और कोई नहीं उठा सकता। जादुई सिलाई मशीन पार्ट 2। नैना को सिलाई मशीन पर सिलाई करने से बहुत आमदनी होने लगी थी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग की परीक्षा के लिए भी कोशिश करने लगी। मुझे समझ नहीं आता कि तेरे पास जादुई मशीन है, तुझे ये डिग्री लेने की क्या जरूरत है? माँ, तुम जानती हो ना, ये मशीन भी धीरे धीरे पुरानी हो रही है। अगर खराब हो गई तो सारे ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए मुझे सिलाई सीखना बहुत जरूरी लग रहा है। और अगर बब्बन काका की तरह फिर किसी की नीयत खराब हो गई तो हर बार थोड़ी मशीन हमें बचाएगी। हाँ, शायद तू ठीक कह रही है, पर बेटी तेरी शादी भी तो करानी है। हम कब तक तुम्हें घर में बिठाए रखेंगे? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। पहली बार में ही उसका एडमिशन जाने माने फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में हो गया, वो भी उसी शहर में जहाँ वो रहती थी। नैना की क्लासेस शुरू हो गई थीं। एक दिन जब वह कॉलेज से वापस आने के लिए अपनी बस पकड़ने जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। नैना ने देखा वो कहीं से भिखारी तो नहीं लग रहा था, जरूर मुसीबत का मारा है। बाबा चलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। वो उसके साथ एक समोसे और जलेबी की दुकान के सामने रुक गई और बोली, बाबा आपको क्या खाना है बताइए, मैं वही खरीद दूंगी। बेटी यह तो मैं कुछ नहीं खा सकता। 1 हफ्ते की बीमारी के बाद आज निकला हूँ। यह सब तो बहुत भारी होगा। ओह अच्छा, तो आप पैसे ही ले लीजिए और वो सामने वाली दुकान पर जाकर मौसमी का जूस पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं वहाँ जूस पीने नहीं जाऊंगा। अच्छा आप यहीं ठहरिए, मैं ही आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। वो 2 गिलास जूस लेकर आई तो बाबा की आंखों की चमक देखकर उसकी आंखें भर आईं। बाबा आपके घर में कौन कौन है? मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम आशीष है। कुछ सालों पहले उसने अपनी पढ़ाई के लिए घर गिरवी रखवा दिया। पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी जर्मनी में लग गई, लेकिन वो एक बार गया तो आया ही नहीं। कर्ज समय पर ना देने के कारण घर भी चला गया। मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं रह गया। उसने कहा था नौकरी मिलते ही घर छुड़ा लूंगा। 5 साल बीत गए। शुरू में तो पत्र आते थे, पर पिछले 2 सालों से उसका एक भी पत्र नहीं आया। मैं मजबूरी में इधर उधर भटक रहा हूँ। नैना ने उसे सहारा दिया और कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगी। अब से आप हमारे साथ ही रहिएगा।
नहीं बेटा, अगर वो कभी आ गया तो मुझे आसपास ही ढूंढेगा। जब उसने 5 सालों में आपकी खोज खबर नहीं ली तो अब क्या आएगा। आप चलिए, फिर भी मैं आपके पड़ोस में अपना पता लिखवा कर आ जाऊंगी। नैना ने एक ऑटो रोका और उसमें बाबा के साथ बैठकर घर आ गई। घर आकर नैना ने कहा, माँ देखो, मैं आज किसे लेकर आई हूँ। ये कौन है? नैना ने माँ को सारी बात बताई और कहा, माँ तू कहती थी ना क्या बड़ा काम करेगी। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैं ऐसे ही बेसहारा लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। हमारे घर के बाहर की तरफ कई कमरे हैं, मैं अभी सफाई करवा देती हूँ। आप उसी में रहिए और नहा धो लीजिए। आप नहा धोकर ये कपड़े पहन लीजिए, फिर नैना आपके लिए नए कपड़े सिला देगा। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से कपड़े ले लिए और वहीं जमीन पर बैठ गए। बाबा आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, वहाँ नहीं। अब आप हमारे घर के सदस्य की तरह हैं। मैं आपको कल ही डॉक्टर को दिखा कर लाऊंगी। बाबा को उनके कमरे में पहुंचाकर नैना अपनी माँ से बोली, माँ मैं तुझसे बिना पूछे बाबा को यहाँ लेकर आ गई। तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? नैना, एक समय था जब हम भी बहुत कम पैसों में अपना जीवन बिताने को मजबूर थे, पर तूने ही इस घर को इस अवस्था तक पहुंचाया है जब हम भी किसी की मदद कर सके। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। सब काम करने के बाद वो 2 घंटे मशीन पर सिलाई करने बैठ जाती थी। लेकिन उस दिन तो एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसने बाबा के लिए एक कुर्ता पैजामा और जैकेट बनाने की सोची। तब तक कुर्ता पैजामा और जैकेट बनकर तैयार हो गया। वो भागी भागी माँ के पास आई। माँ ये मशीन तो कुछ ज्यादा ही जादुई हो गई है। अभी मैंने सिर्फ सोचा ही था कि बाबा के लिए कुर्ता पैजामा और जैकेट बना लूं, तब तक ये तैयार हो गया। एक बार कुछ और सोच ले। मैं एक खूबसूरत लहंगा, कुर्ती और दुपट्टा बनाने की सोच रही हूँ। आनन फानन में वो भी तैयार हो गया। माँ देख, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। मैं पहनकर देखती हूँ। उसने लहंगा पहन लिया और फिर एक जादू हुआ। उस लहंगे के साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी उसके शरीर पर आ गई, वो भी सोने की। दोनों आश्चर्य के मारे खुशी से एक दूसरे से लिपट गईं। नैना, ये सब तेरी नेकियों का फल है बेटा। नैना अपने कॉलेज का काम करने लगी। इस पढ़ाई में बड़ा मजा आ रहा है। सिर्फ सिलाई कढ़ाई और डिजाइन ही प्रोजेक्ट होते हैं। वही तो मुझे चाहिए था। पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी रात में कर लूंगी। कॉलेज में बाहर से भी कोई आने वाला था। चल अब कुछ खाना बना लूं। बाबा के लिए बहुत ही हल्का खाना बनाना होगा। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। नैना उनका खाना लेकर उनके कमरे में गई तो साथ में उनके कपड़े भी ले गई। आ जाओ बेटी। बाबा आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ। 2-3 दिन आप हल्का खाना ही खाइए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको आपके मनपसंद की चीजें खिलाऊंगी। और हाँ, ये कपड़े मैंने आपके लिए सिले हैं। नैना घर में चली गई। बाबूजी, कल तो मेरा कॉलेज है। आप बाबा को डॉक्टर के यहाँ दिखा दीजिएगा। दवाइयाँ मैं ले आऊंगी। ठीक है, कल मुझे भी दिखाना था, मैं भी चला जाऊंगा। मुझे अभी रात को भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। मैं चलती हूँ। दूसरे दिन वो कॉलेज गई तो उसकी प्रेजेंटेशन थी। उसका प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आया। नैना बहुत खुश थी। वो घर आई तो उसने देखा। नैना, बाबा की ये दवाइयाँ भी लानी होगी। बाबूजी, मैं अभी ले आती हूँ। आप लोगों ने खाना खाया? हाँ, हमने खा लिया, तू भी खाकर जाना। वो दवा लेकर आई। उसने अपने हाथों से बाबा को दवा खिलाकर सुला दिया। 1 हफ्ते में ही बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। नैना, मैं सोचता हूँ अब मैं भी कुछ काम करूँ। तुम्हारे बाबूजी के साथ बगीचे के पेड़ पौधों की देखभाल ही कर दिया करूँगा। बाबा, आपको कुछ भी नहीं करना है। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए तो माली है। बाबूजी तो खाली उनके साथ साथ लगे रहते हैं। आप कल से बाबूजी के साथ सुबह शाम सैर करने जाइए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। 1 महीने में ही बाबा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो बाबूजी से उनकी खूब जमती थी। दोनों बैठकर दुनिया भर की बातें करते थे। नैना कॉलेज से आने के बाद, माँ, बाबा के कमरे में ताला क्यों लगा है? कहाँ गए वो? हाँ, आज कोई लड़का आया था। उसने बाबा को एक चिट्ठी दी। उसके बाद वो दोनों चले गए। उन्होंने कहा था जाना बहुत जरूरी है, वरना बिटिया से मिले बिना नहीं जाता। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है उनका बेटा वापस आ गया बाबा को लेने।
माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम एक बड़ा सा शोरूम किराए पर ले लें, जिसमें सिर्फ दूल्हे और दुल्हन की शादी के जोड़े रखे। क्या कहती हो? तू सबकी शादियों का इंतजाम करती रह, अपनी शादी का मत सोचना। अरे माँ, वो भी हो जाएगी। नैना ने कोशिश करके एक शोरूम भी खोल लिया। कुछ आदमी और लड़कियां दुकान पर रख लिए। रात भर खाली सोचती कैसा लहंगा बनाना है, और लहंगा बनकर तैयार हो जाता। वो सामान दुकान पर भिजवा कर कॉलेज चली जाती। शाम को दुकान पर बैठ जाती। एक दिन जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी। घर में आई तो देखा बाबा सूट बूट और टाई में बैठे थे। उसके पास ही एक खूबसूरत नौजवान बैठा था। बाबा, आप बिना मिले क्यों चले गए थे? बेटी, मुझे उस दिन जब चिट्ठी मिली थी तो उसमें उसी दिन की तारीख में मेरे बेटे आशीष के आने की खबर लिखी थी, इसीलिए मैं जल्दी में भागा था। नैना जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने बाबा को नई जिंदगी दी है। वो तो ठीक है, पर आप पिछले 2 साल से कहाँ गायब हो गए थे? अरे, मैं तो हमेशा बाबा को चिट्ठी लिखता था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि जिस आदमी को मैंने घर गिरवी रखा था उसने बाबा तक चिट्ठी पहुंचने ही नहीं दिया, ताकि हमारे घर पर वो कब्जा कर सके। आपको कभी संदेह भी नहीं हुआ कि बाबा क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? तभी तो मैं आ गया। उस व्यक्ति ने डाकिया को भी काफी पैसे दे दिए थे, ताकि वो बाबा की चिट्ठी भी पोस्ट ऑफिस से ही गायब कर दे। आप मुझे माफ कर दीजिए। अब तो हमने अपना घर भी छुड़ा लिया है और अब भारत में ही रहूंगा और अपने बाबा की सेवा करूंगा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मुझे तो यही चिट्ठी भी नहीं मिलती अगर वो डाकिया रिटायर ना हुआ होता, तब आशीष मुझे ढूंढते हुए भटकता ही रह जाता। हाँ, अच्छा चलिए, सब ठीक हो गया, अब खाना खाते हैं। सबने मिलकर खाना खाया। जाते समय, नैना, मुझसे शादी करेंगे? मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। आप विदेश से आए हैं, आप अपने गले में मेरी जैसी सीधी सादी लड़की क्यों बांध रहे हैं? आप जैसी सीधी साधी लड़की से ही शादी करने की मेरी इच्छा है। आपके माता पिता तैयार हैं, बस आपके ही हाँ करने की देरी है। नैना ने झट से हाँ कर दी। उसकी पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की शादी हो गई। उन्होंने मिलकर शोरूम को खूब आगे बढ़ाया। एक वृद्धाश्रम खोला जो सभी बेसहारा लोगों का आश्रय बना। नैना का शोरूम काफी मशहूर हो गया था। वो परिवार मदन लाल की आंखों की किरकिरी बन गया था। सुबह सुबह जब नैना बड़ी सी गाड़ी में शोरूम जाती तो देखने वाले देखते रह जाते। अब उसने मशीन शोरूम में एक अलग कमरे में रख दी, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन रात में शोरूम के गार्ड का फोन आता है। मैडम, जल्दी आइए, शोरूम में आग लग गई है। तुम पुलिस को फोन करो, हम अभी आते हैं। उसने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया। जब वो वहां पहुंचे तो लपटें उठ रही थी। आशीष और नैना रो पड़े। सारे सपने मिट्टी में मिल गए। पता नहीं मशीन बची है या वो भी जल के खाक हो गई। नैना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। किसी तरह आग पर तो काबू पा लिया गया। जब थोड़ी देर बाद नैना उस कमरे में गई तो मशीन बिल्कुल सुरक्षित थी। ओ, मेरी जादुई मशीन बच गई। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। जाकर देखा तो मदन लाल बहुत बुरी तरह से झुलसा हुआ था। मुझे बचा लो बेटी, मैं स्वार्थ में आकर अंधा हो गया था। मैंने ही तुम्हारे शोरूम में आग लगाई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाऊंगा। मतलब? मैं सुबह से ही तुम्हारे शोरूम में छुपा हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने मशीन वाले कमरे में ही छिपा रहा। मैंने सोचा आग लगाकर भाग जाऊंगा, पर तुम्हारी इस मशीन ने मुझे ऐसा दबोच लिया कि निकल ही नहीं पाया। नैना ने मदन लाल को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया। दूसरे दिन जब वो लोग शोरूम पहुंचे तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां जलने का कोई नामो निशान तक नहीं था। शोरूम जैसे का तैसा था। आशीष, ये हमारी जादुई मशीन का कमाल है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मदन लाल 4-5 महीने बाद ठीक हो गया, लेकिन अब वो नैना और आशीष को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगा था। इस आदमी को देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। आशीष सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। अंत भला तो सब भला।
तुम्हारे अंदर इतनी क्षमाशीलता और धैर्य है ना, इसीलिए जादुई मशीन तुमको ही मिली। नैना की जिंदगी का मकसद पूरा करने में आशीष ने उसका पूरा साथ दिया। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। नैना को उसकी नेकियों की वजह से जादुई मशीन ने कहां से कहां पहुंचा दिया था।